हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। और यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच्चों आपके अपकमिंग सैनिक एग्जामिनेशन के लिए हिंदी के प्रीमियम मॉक्स। यहाँ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी 1 to 5 मॉक्स जो होंगे बिल्कुल आपके मेन एग्जाम पैटर्न पर। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखें। जिन स्टूडेंट्स ने अपना लैंग्वेज का मीडियम यहाँ पर हिंदी चूज़ किया है फॉर योर सैनिक एग्जामिनेशन, ये सेक्शन उनके लिए है। जिन्होंने इंग्लिश चूज़ किया है उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि उनको हिंदी सेक्शन नहीं करना है। हिंदी सेक्शन सिर्फ उन्हीं को करना है जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म में मीडियम हिंदी चूज किया, उन्हीं को यहाँ पर 25 क्वेश्चंस करने होंगे हिंदी के। तो चलिए आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1। स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ज्योमेट्री स्कूल के साथ तो आप हमारे हॉस्टल फैसिलिटी में कर्तव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं फॉर सैनिक एग्जामिनेशन, सफलता बैच फॉर आरएमएस एंड यहाँ पर टारगेट बैच फॉर द आरआईएमसी एग्जामिनेशन। स्टूडेंट 25 सीट्स अवेलेबल है ओनली। पेरेंट्स के साथ हॉस्टल को विजिट करें, अपनी सीट एनरोल कराएं यहाँ पर, और एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई आपको करना होगा क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही है। तो जल्दी से पेरेंट्स के साथ आकर एक बार हॉस्टल को विजिट करें कि किस तरीके से हम क्लासेस लेते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं घर रह के ही लाइव क्लासेस के साथ तो आप हमारे ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपर्स प्रो बैच फॉर सैनिक एग्जामिनेशन, आरएमएस के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 जनवरी से अचीवर बैच, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 1 जनवरी से। एंड साथ ही अगर आप आरआईएमसी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम रैंकर बैच यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। एक बैच में सिर्फ 25 स्टूडेंट्स ही रहते हैं, तो जल्दी से रजिस्टर करें। एक बार हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर लें या वेबसाइट को विजिट करें, दैट इज www.geometryschool.in, जिस पर आपको हमारा कंटेंट आप देख सकते हैं, फ्री वीडियोस देख सकते हैं कि टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसके लिए आप एक बार हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूर करें और देखते हैं आज का प्रीमियम मॉक। स्टूडेंट बच्चों, यहाँ पर आप एक बार ही क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कोई भी वीडियो आपका स्किप ना हो जाए, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेस पर मैंने यहाँ पर सेट किए। बिल्कुल ऐसा ही मेन एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। इवन कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर एज इट इज रिपीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साधु का बहुवचन चुनिए। तो बच्चों आपको पता है बहुवचन जब हम बात करते हैं एक से ज्यादा की, तो यहाँ पर एक से ज्यादा जब होते हैं तो वो क्या कहलाता है, बहुवचन। तो यहाँ पर हमको बताना है कि साधु का बहुवचन क्या होगा। आपको पता है मैं किस तरीके से कराती हूँ, आपको करना है 5 सेकेंड में इसका आंसर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। योर टाइम डन। यहाँ पर आपका टाइम हो गया है पूरा। तो अब मैं देखती हूँ, आई होप आपने अपना पेन पेपर निकाल लिया होगा, अपने आंसर्स लिख लें बिल्कुल। और आपको ये भी बताना है कि 25 में से आज आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं और 50 में से आपने आज कितना स्कोर यहाँ पर गेन किया है। तो साधु का बहुवचन यहाँ पर क्या होगा, साधुओं। तो यहाँ पर हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपने बिल्कुल ठीक किया होगा। तो आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, लिंग बदलना है। तो लिंग यहाँ पर क्या, जो स्त्री होने का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग कौन से शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, स्त्री होने का बोध कराते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है स्त्रीलिंग। तो स्त्री होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। ठीक है, इसे कहते हैं लिंग। तो यहाँ पर देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। जल्दी से अपना आंसर चूज करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ये हमारा इंद्र हुआ, और इंद्र का स्त्रीलिंग आपको पता है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लगाते हैं ई। तो क्या बनेगा, इंद्राणी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्शन 3। और जिसका ये बिल्कुल करेक्ट है उसको मिले 2 मार्क्स। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो संज्ञा आपको पता है, किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो हमारे अंदर के भाव होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। तो लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बहुत ही आसान है, जल्दी से करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर जो लड़का की भाववाचक संज्ञा बनेगी क्या होती है? लड़का, लड़कपन। तो क्या बनता है? लड़का, लड़कपन। तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो जिसने ये चूज किया है उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश एक धनी आदमी है, वाक्य में विशेषण शब्द है, आपको चुनना है विशेषण। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके गुणों को बताते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो यहाँ पर आपको इस पूरे वाक्य में चुनना है विशेषण। आपने मेरे बताते बताते चूज भी कर लिया होगा, फिर भी मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ और अपना आंसर यहाँ पर आप चुन के मुझे बताइए। तो चलिए योर टाइम अप। 5 सेकंड मैंने आपको दिए थे। तो यहाँ पर अगर विशेषण, तो सुरेश यहाँ पर क्या हुआ? संज्ञा। और सुरेश की विशेषता क्या हुई? कि वह एक धनी आदमी है। तो सुरेश की विशेषता क्या है? धनी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 4। तो आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बच्चों सबसे पहले आपको जो पूछा है उसको इस तरीके से पेंसिल से कर ले, वरना आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो आपसे पूछा गया है जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए अपना आंसर जल्दी से चुनिए, आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। अरण्य, कानन, वन, समीर। एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा है जंगल, जंगल को हम अरण्य भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं, वन आप सबको पता है, लेकिन समीर नहीं है। क्योंकि समीर क्या होता है? वायु, हवा, अनल, ये सब क्या होते हैं? अनिल। अनल होता है आग का अनिल। तो यहाँ पर ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हवा के। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हुआ 4। तो जिसने चुना है ये उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महोत्सव में महोत्सव का संधि विच्छेद है, आपको यहाँ पर करना है महोत्सव का संधि विच्छेद। तो चलिए संधि आपको पता होगी क्या होती है। जब हम दो वर्णों का मेल करते हैं उसको हम कहते हैं संधि। तो यहाँ पर आपका इनका विच्छेद करना है, इनको तोड़ के अलग अलग करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसके लिए मैं आपको 8 सेकेंड्स दूंगी। एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर जो आपका महोत्सव है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि। अब हम इसको अगर देखें तो ये कैसे बना है? महा प्लस उत्सव। तो आपने देखा यहाँ पर क्या है? आ। तो ये हुआ हमारा आ और ये हुआ हमारा ओ। तो जब हमारे दो विजातीय, पहले एक विजातीय स्वर आ गया है यहाँ पर और इस तरीके से ये क्या हो गया है? गुण बदल गया है और ये क्या बन गया? आ और ओ मिलके, आ और ऊ मिलके यहाँ पर बन गया है ओ। तो ये क्या बदल गया? गुण बदल गया है। तो आ और ऊ जब मिले तो बना ओ। तो यहाँ पर एक तो हो गई आपकी गुण संधि और उत्तर क्या हुआ? महा प्लस उत्सव, तो बना महोत्सव। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संधि भी कौन सी है, क्योंकि ऐसा नहीं है मैंने विच्छेद करने को दे दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है महोत्सव में कौन सी संधि हो सकती है। तो 3 यहाँ पर करेक्ट है। जिसने 3 ऑप्शन चूज किया उसको मिलते हैं 2 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चयन का संधि विच्छेद करिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। 8 सेकेंड्स है आपके पास फिर से। एंड योर टाइम अप। तो चयन की अगर हम बात करें तो इसमें आती है बच्चों आपकी अयादी संधि। तो चे प्लस अन। तो यहाँ पर आपका ए प्लस ए और मिलके बनता है अय्ये। तो अय्ये होती है आपकी, जिसमें आपका अय्ये, आओ, आए, ये होती है बच्चों आपकी अयादी संधि। जहां पर आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं विजातीय स्वर आ रहा है, पहले ए आ रहा है फिर ए आ रहा है। ये हमारा इस तरह से आप देखेंगे तो ये पहले आ गया विजातीय स्वर और ये बाद में आया। तो ये किस में बदल गया? अय्ये में। तो चे प्लस अन मिलके बना चयन। तो यहाँ पर हो गई आपकी अय्ये। तो चयन में आप देखेंगे तो च में कौन सा स्वर की आवाज आ रही है? व्यंजन को, आपको पता है व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लगती है। तो च, अ और यई। तो ये हमारा आई बन गया और आई संधि जब किस में आपके अये, आव और आय बनते हैं वो आपकी होती है अयादी संधि। तो यहाँ पर इसका विच्छेद क्या होगा? चे प्लस अन। तो ऑप्शन 2 हो गया करेक्ट और आपके नंबर भी आ गए 2 अगर आपने ठीक किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
समास भी बच्चों वर्णों शब्दों के मेल को कहते हैं, जहां पर आपके दो शब्द मिलके नया शब्द बनाते हैं। और आपका समय खत्म होता हुए, चलिए तो आप मुझे बताइए कि इसका आपने क्या चुना है। द्विगु की पहचान सबसे अच्छी है। द्विगु समास वो होता है जहां पर पहला पद संख्या होती है। तो जैसे कि त्रिफला, चौराहा, तो पहला पद अगर आपका नवरात्रे, तो आपके नवरात्रे होते हैं, तो नवरात्रे मतलब कि जिसमें नव मतलब नौ रातें। चौराहा, चार राहों का समूह, तो आपका हो गया चौराहा। त्रिफला, तीन फलों का समूह, तो यहाँ पर आपका किसमें दिखाई दे रहा है, आपको पहला पद संख्या है। दोपहर, दो समय या दोपहर का, दोपहर आप किसको बोलेंगे, जब आपके दोपहर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दोपहर। मतलब एक सुबह का पहर और एक शाम का, तो उसके बीच का समय दोपहर। तो यहाँ आपको संख्या नजर आ रही है, तो 3 ऑप्शन हो गया आपका द्विगु समास के लिए करेक्ट, और आपको मिलते हैं 2 मार्क्स जिसने इसको सही चुना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। खाक छानना बहुत आसान है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब, और आपका समय खत्म होते हुए। तो खाक छानने का क्या मतलब होता है, खाली बैठना, कुछ ना करना, मारे मारे फिरना, या सभी से ही है। तो यहाँ पर खाक छानना होता है मारे मारे फिरना। जब आप कोई काम नहीं कर रहे, बस इधर से उधर फिर रहे हैं, तो मारे मारे फिरना को क्या कहते हैं, खाक छानना। तो 3 यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट है। जिसने ये चुना है उनको मिलते हैं 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका लकौकती का अर्थ है। आपका समय शुरू होता है अब। चोरी करते पकड़े जाना, अपराधी सदैव सशंक रहता है, दोनों सही है या दोनों गलत है। चलिए आपका समय खत्म होते हुए। चोर की दाढ़ी में तिनका, जब यहाँ पर चोर हर समय शंका में रहता है, तो चोर की दाढ़ी में क्या होता है, हमेशा तिनका। तो जब अपराधी सदा सशंक रहता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है 2 करेक्ट, और आपको मिलते हैं 2 मार्क्स जिसने ये सही चुना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक आपने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म किया होगा। आर्द्र शब्द का विलोम है। आर्द्र होती है बच्चों वैसे हमें ह्यूमिडिटी, इंग्लिश तो आपको वैसे नहीं हो पता करना है यहाँ पर मैं फिर भी बता देती हूँ। उमस, उमस को हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी को आर्द्रता, उमस। तो यहाँ पर इसका हमें विलोम देखना है। आप बिल्कुल ध्यान दें, उल्टा विलोम मतलब जो शब्द क्या करते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं। विपरीत अर्थक भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब, कि इसका विपरीत बताइए, और आपका समय खत्म होते हुए। तो यहाँ पर आर्द्र मतलब ह्यूमिडिटी, उमस, जब क्या हो जाता है बारिश के बाद उमस हो जाती है। और शुष्क मतलब बिल्कुल सूखा। तो अब आप कहेंगे कि मैम सूखा भी यहाँ पर है, लेकिन आर्द्रता का बिल्कुल उल्टा, क्योंकि आर्द्र यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द है और ये हमारे सब तत्भव है। तो जो तत्सम है, जो सीधा संस्कृत से लिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल शुष्क मतलब सूखा ही होता है। पर जब आर्द्र हमारा तत्सम है, तो हमें इसका शब्द भी तत्सम चुनना है। और तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में अब प्रयोग किए जाते हैं। तो आर्द्र का सबसे सटीक उल्टा क्या बैठता है, शुष्क होना, सूखा पड़ना। तो यहाँ पर 1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको मिलते हैं 2 मार्क्स अगर आपने बिल्कुल ठीक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय आपको पता होना चाहिए बच्चों क्या होता है। मूल शब्द के पीछे लगाए जाने वाले शब्दों के अंश क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। बस ध्यान रखना है, ये मूल शब्द के पीछे लगते हैं। और आपका समय शुरू होता है अब। यस स्टूडेंट्स, तो आपने चुन लिया होगा। तो आप देख रहे हैं हमारा इसमें मूल शब्द क्या है, टिक। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो टिक का यहाँ पर एक अर्थ होता है टिकना। तो टिक प्लस आऊ क्या बन गया, टिकाऊ, कि ये वस्तु बहुत ज्यादा टिकाऊ है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है व्यंजन है का हमारा, और का को बोलने के लिए कौन से स्वर की सहायता लगती है, आ की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए आऊ, तो क्या निकल के आया हमारा प्रत्यय, तो जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 नंबर आपको इसके मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुण शब्द का विलोम है। बहुत ही सिंपल है, आप जल्दी से कर देंगे, 5 सेकंड में आपको देती हूं। निर्गुण, अवगुण, सगुण, अपव्यय। और आपका समय खत्म होते हुए। तो गुण का उल्टा अवगुण, जिसके अंदर गुण है वो गुणी, और जिसके अंदर गुण नहीं है वह अवगुण। तो यहाँ पर गुण का उल्टा क्या होता है, अवगुण। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है, और आपको मिलते हैं 2 नंबर अगर आपने बिल्कुल ठीक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालिका का बहुवचन शब्द है, तो आपको बताना है बालिका का बहुवचन यहाँ क्या बनेगा। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए, 7 सेकंड देती हूँ आपको। 6 5 4 3 2 1
और आपका समय खत्म होते हुए, तो बालिका का बहुवचन क्या बनेगा? आपको पता है, बालिकाएं। बहुत सारी लड़कियों को आप क्या कहेंगे? बालिकाएं। तो यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट। अगर आपने ये सही चुना है तो 2 नंबर आपको मिलते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन शब्द में प्रत्यय है। अब आपको यहाँ पर फिर से क्या चुनना है? प्रत्यय, मतलब कि मूल शब्द के पीछे लगने वाला शब्द। तो आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड है आपके पास। आपका समय खत्म होते हुए, तो यहाँ पर हम बात करें पवन। तो पवन हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों? प्रत्यय की बात करें तो आपको पता है कि मूल शब्द होना जरूरी है वहां पर। तो यहाँ पर आपका मूल शब्द एक पूरा है पवन, तो इसमें हमारा कोई प्रत्यय नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पवन एक पूरा शब्द है और इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। क्योंकि अगर मैं पव करती हूँ, पव कोई शब्द नहीं है, तो हमारा एक मूल शब्द होता है और उसमें हमारा प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय लगते हैं मूल शब्द के पीछे, जब आप उन्हें तोड़ो तो यहाँ पर हमारा कोई भी प्रत्यय नहीं है। तो पवन में कोई प्रत्यय नहीं है क्योंकि ये एक पूरा मूल शब्द है। तो यहाँ पर इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हम बनाते हैं नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 4th ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि पवन एक पूरा मूल शब्द है, इसका पूरे का एक अर्थ है। ठीक है, अगर मैं पव प्लस अन करूं तो ये टूटकर कोई शब्द नहीं बनता। तो आगे बढ़ते हैं। वर्तनी छाटिए। आपको यहाँ पर एक शुद्ध वर्तनी छाटनी है कि जो बिल्कुल करेक्ट हो, जो इन शब्द के लिए बिल्कुल ठीक हो। इनमें से कौन सा शब्द बिल्कुल करेक्ट है? तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। और आपका समय खत्म होते हुए, तो वर्तनी छाटने का यहाँ पर शुद्ध वर्तनी मतलब कि शुद्ध स्पेलिंग यहाँ पर कौन सी है? तो निर्जीव मतलब कि जिनमें जीवन या जी नहीं होता, तो उन्हें क्या कहते हैं? निर्जीव। और यही आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ना ई र जीव, तो जो जीव यहाँ पर नॉन लिविंग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरक्यान में उपसर्ग है। तो उपसर्ग बच्चों क्या होता है? जो मूल शब्द के आगे लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो यहाँ पर दरक्यान एक शब्द है, इसमें से आपका उपसर्ग क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकेंड है आपके पास और समय खत्म होते हुए, तो यहाँ पर दर प्लस क्यान, तो यहाँ पर क्यान आपका एक अलग शब्द हो गया और दरक्यान, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हुआ 3 बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आधा कै है ना कि रे। तो अगर ये आधा होता, दे हमारा आधा लगता तो ये होता, लेकिन यहाँ पर दर हमारा पूरा और क्यान आधा है, तो दर क्यान 3 ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची मतलब जब एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो इनमें से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा है? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। और आपका समय खत्म होते हुए, वाणी, ईला, वागेश्वरी या सभी सही है। तो बच्चों आपने सभी सही है तो नहीं चुन लिया, क्योंकि वाणी तो यहाँ पर हमारी बोलचाल को कहते हैं। ईला जो पर्यायवाची है वो धरती, भू, धरा, भूमि। वागेश्वरी, वागीश्वरी ये सब किसके हैं? सरस्वती के हैं। तो वागेश्वरी कहो या वागेश्वरी, तो ये सब किसके पर्यायवाची है? सरस्वती के। तो सिर्फ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 3। तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं अगर आपने वागीश्वरी चुना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो किए हुए उपकार को न मानता हो, ये क्या है? हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपको इस वाक्यांश के लिए क्या देना है? एक शब्द। तो जो किए हुए उपकार को न मानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ, कृतघ्न, अपकारी या उपकारी। चलिए 8 सेकंड है आपके पास। और आपका समय खत्म होते हुए, तो यहाँ पर जो उपकार को नहीं मानता, तो जो मानता है वो होते हैं कृतज्ञ और जो नहीं मानते हैं वो होते हैं कृतघ्न। तो जो किए हुए उपकार या किसी किए हुए एहसान को नहीं मानता उन्हें हम क्या कहते हैं? कृतघ्न। तो जिसने 2 ऑप्शन चुना है यहाँ पर उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट अगला देखते हैं। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। कान का कच्चा होना, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास कर जाना, दूसरों की बात न मानना, कान का कमजोर होना। चलिए आपका समय खत्म होता है। तो कान के कच्चे कौन होते हैं? जो भी बात कही उसी पर जो विश्वास कर लेते हैं। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चों अब शुरू होता है आपका गद्यांश, और आपको इस गद्यांश को ध्यान से देखना है, ध्यान से इसको पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आएंगे आपको इससे 5 प्रश्न। तो देखते हैं। आश्चर्य की बात है कि अधिकांश समय तक पानी में रहने के बावजूद बत्तखों के पंख सूखे बने रहते हैं। वे घंटों पानी में तैरती हैं और बीच बीच में डुबकी भी लगाती हैं, फिर भी सूखी की सूखी ही रहती हैं। इसका रहस्य क्या है? बत्तख की पूंछ की जड़ में एक छोटा सा तेल का अंग होता है। बत्तख इस अंग को दबाकर तेल निकालती रहती है, जो उसके पंखों पर फैल जाता है। वैसे तो सभी पक्षियों में यह तेल का अंग होता है, किंतु जलचर, जल में रहने वाले, जलचर मतलब जल में रहने वाले पक्षियों में यह सुविकसित मतलब कि बहुत अच्छे से विकसित होता है। पक्षियों में पसीना लाने वाला अंग नहीं होता है। तो बच्चों, आई होप आपने मेरे साथ इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा बिल्कुल ध्यान से। मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। अब इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको बिल्कुल सही चुनने हैं। तो आपने पढ़ लिया है, देख लीजिए। वीडियो का पॉज करके भी इस पे रोक के एक बार पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि अब होते हैं इसके प्रश्न शुरू। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इस गद्यांश में बताया गया है बत्तखों के पसीने के अंगों के बारे में, तेल या पंखों के बारे में, तेल के अंगों के बारे में, सूखे बने रहने के रहस्य के बारे में। तो चलिए बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए, आपका समय खत्म होता है। आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसमें किसके रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं? कि पानी में रहने पर भी वो सूखी की सूखी बनी रहती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया है करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। बत्तखों की यह विशेषता है कि वे बहुत दूर तक तैर सकती हैं, बहुत तेज तैर सकती हैं, बहुत जल्दी जल्दी डुबकी लगा सकती है, पानी में तैरते रहने पर भी सूखी बनी रहती है। बच्चों, बिल्कुल गद्यांश के हिसाब से ही उत्तर देना है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। ओके, तो आपने कर लिया होगा। देखते हैं इसका करेक्ट उत्तर। तो बच्चों, किस विशेषता की बात कर रहे हैं? कि पानी में तैरते रहने पर भी वे सूखी बनी रहती है। तो इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तेल का अंग बत्तख की पीठ में होता है, पूंछ में होता है, पंख में होता है या पैर में होता है? अगर आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल इसको चूज कर लेंगे। मैंने पढ़ के भी बताया था। और आपका समय होता है खत्म। तो आई होप आपने लगा लिया होगा। तो कहाँ होता है? बत्तख की पूंछ में होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका रहस्य क्या है? यह वाक्य बत्तख की किस क्रिया की ओर संकेत कर रहा है? तो जो हमने यहाँ रहस्य की बात करी, वो बत्तख के कौन से क्रिया, कौन से काम की बात कर रहा है? तैरना, बार बार डुबकी लगाना, सूखे बने रहना या बहुत देर तक पानी में बने रहना? तो चलिए, क्या आंसर हो सकता है बच्चों इसका? जल्दी से बताइए। और आपका समय होता है खत्म। तो क्या रहस्य है यहाँ पर? कि वो कैसे पानी में सूखी बनी रहती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तेल का यह अंग सभी पक्षियों में विकसित नहीं होता, सभी बत्तखों में नहीं होता, सभी पक्षियों में नहीं पाया जाता, या कुछ ही बत्तखों में विकसित होता है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। और आपका समय खत्म होते हुए। तो यह सभी पक्षियों में विकसित नहीं होता, क्योंकि होता तो सब में है, लेकिन जलचर पक्षियों में अच्छे से विकसित होता है। होता सभी में है, पर सभी पक्षियों में पूरी तरह से विकसित नहीं होता। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट, ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आज आपके 50 में से कितने मार्क्स आए, और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। और बच्चों, अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपके नेक्स्ट प्रीमियम मॉक भी जल्दी ही आने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।